मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे न्यारे बच्चों। चलिए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मेरा एक बैच आ रहा है 1 अक्टूबर से, प्रैक्टिस बैच है। स्पेशली एसएससी प्री मेन सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, रेलवे के लिए, इन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एसएससी की प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो अब आते हैं सीधे पढ़ाई पे। अब बेटा हटा दे इसको, ठीक है, थैंक यू। देखो यार मेरे दोस्तों, मैंने आपको कल कहा था कि आज से हम टाइप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक दिन की बात है, मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था और वहाँ मैंने कुछ चीज़ें आपको लिखवाई थी और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें अब आप आगे भी याद रखें। कौन कौन सी बातें थी? क्या तुम्हें याद है? मैंने ये कहा था कि जब कंपैरिजन निकालना हो, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। जब कंपैरिजन निकालना हो, और कंपैरिजन किस किस तरीके से निकलता है? परसेंटेज के तरीके से निकलता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न के तरीके से निकलता है, और रेशियो के तरीके से निकलता है। फिर से मेरी बात सुनना, जब कंपैरिजन यानी तुलना करनी हो, कैसे? फ्रैक्शन से होती है तुलना, परसेंटेज से तुलना होती है, रेशियो से तुलना होती है। याद है ना, ये बातें मैंने कराई थी आपको, हाँ है ना? तो वहां मैंने ये बताया था कि जब कंपैरिजन करना हो तो आपको रियल वैल्यू, रियल या कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं, वैल्यू की जरूरत नहीं। ये सब आप मात्र कंपैरेटिव वैल्यू से भी सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव वैल्यू, तुलनात्मक मान, तुलनात्मक मान से भी निकाल सकते हैं, से भी निकाल सकते हैं, से भी निकाल सकते हैं। और कंपैरेटिव वैल्यू का मेरा मतलब है कि हमें रेशियो मिल जाए तो भी हम निकाल सकते हैं कंपैरिजन, हमें फ्रैक्शन मिल जाए तो भी हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं, और तीसरा था परसेंटेज मिल जाए तो भी हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं। यानी इस बात का अर्थ क्या है वो मैं समझाता हूं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा, या जो बोर्ड पे लिखा है वही आपको समझ आ जाएगा। गिरिराज भाई, आपके कानों में मैल भरा, उस मैल को उतारो, आवाज़ सबको आ रही है, हाँ है ना? तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहा था, या ये कह रहा था कि ये परसेंटेज की आत्मा है जो बोर्ड पर लिखी है, और इसे अंदर लेके जाना है हर हाल में। कैसे अंदर लेके जाएंगे, उसमें मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा अंदर डालने में तुम्हारे ये। तो पहले इसको महसूस करना, फील करना, और फिर रिफ्लेक्ट करने में समय लगेगा। इसलिए पेशेंस मत खोना, बड़े धीरे से शांति से बात समझना, हाँ है ना? मैंने आपको, अबे इंग्लिश हिंदी कुछ होता ही नहीं, दोनों चीज भाषाओं में लिखा हुआ ढक्कन है। बता, ये कंपैरेटिव इंग्लिश में नहीं लिखा, कांस्टेंट इंग्लिश में नहीं लिखा, कंपैरिजन इंग्लिश में नहीं लिखा, ये इंग्लिश में नहीं लिखा, ये इंग्लिश में नहीं लिखा। इसका क्या इंग्लिश मीडियम कराएगा? हराम को कैसी बातें कर रहा है? तुझे हम अमेरिका में नौकरी देंगे, अब तुझे इंस्पेक्टर बनाएंगे, हरियाणा में नौकरी देंगे तुझे, कह दिया जा बेटा गांव में पेंशन बांट के आ। पेंशन कैसे बांट के आएगा? इंग्लिश में बांटता है पेंशन? मारेंगे जूते ठा के। समझा करो जानम, समझा करो। आओ, तो मेरे भाइयों, फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, क्या कि जब भी हमें किसी सवाल में कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए, कंपैरेटिव का मतलब होता है परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो, यानी जब भी हमें ये तीन चीजें चाहिए
तो उस बात को निकालने के लिए हमें रियल वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मुझे ये बताना है कि मेरी उम्र इस भाई से कितनी छोटी है, तो इस बात का अर्थ आपको समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं अपनी रियल एज बताऊं, इस भाई की रियल एज बताऊं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरी उम्र और इसकी उम्र का अनुपात 2:3 है, मतलब मेरी उम्र 2 है तो इसकी 3। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब भी कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी हो तो वहां हमें रियल वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होती। ये बात सिर्फ शब्दों से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको इसके अर्थ के रूप में जाना पड़ेगा। सो हैव सम पेशेंस, आई विल यूज सम लैंग्वेज टू मेक इट क्लियर। जरा इसको पढ़िए और अंग्रेज मत बनिएगा, बिकॉज आई हेट अंग्रेज। भी के कह रहा है सर बैच कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब हम तुझसे इतना लंबा संबंध चाह रहे हैं, तू कह रहा है सिर्फ बैच तक का संबंध रखो, है? कैसी बातें कर रहा? पूजा इंग्लिश नहीं आती? अरे बेटा पूजा तुझे कुछ भी ना होता तब भी चलेगा, तू क्यों टेंशन ले रही है? तेरे लिए तो कोई दूजा ही टेंशन लेगा। आओ पूजा बेटा आओ, मेहनत कर, हिंदी में मेहनत कर, उसी में सिलेक्शन होगा। और कोई भाई बुरा मत मान जाना मेरी बात का, ठीक है? मैं एक बंद कमरे में पढ़ा रहा होता हूँ तो मजे लेते रहते हैं ना, पता चले कोई अपने माँ बाप भाई बहन को लेके आ जाए। तो बिल्कुल मस्त होके पढ़ो, है ना? ऑनलाइन में पढ़ने का मजा ही तब है जब खुले दिमाग से पढ़ो। कह रहा है मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। कहता जी एक आदमी अपनी इनकम का 60% हिस्सा खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन हुई 3/5। आप कहें कैसे? तो मैं कहूँ चटाक, अब 20% 1/5 तो 60% होता है 3/5। हाँ या ना? मेरी बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से समझना कि 60% की फ्रैक्शन हुई 3/5। मतलब कि अगर उस आदमी की इनकम बोले बेटा, इनकम 5 है, तो कह रहा है जी 60% वो खर्च कर देता है। तो 5 अगर वो कमा रहा है बाबू, तो खर्चा कर डाल रहा है कितना? 3। तो मेरे भैया 5 में से 3 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रहा होगा? बचत कितनी होगी? 2। किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये रेशियो है कि भैया 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो 2 बचा रहा है। अब कह रहा है जी अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, तो देखो यार 5 का 15% निकालोगे, यू विल फील सम डिफिकल्टी इन दैट पार्ट। ज्यादा आसान ये है कि आप 5 की जगह 500 लिख लें, 3 की जगह 300 लिख लें और 2 की जगह 200, क्योंकि रेशियो 5:3 मेंटेन होना चाहिए। आप कहें आपने 100 क्यों लिया? इसलिए ताकि मैं इसकी परसेंटेज आसानी से निकाल पाऊं। तो भैया 500 का 15% कितना बना बाबू? तो आप कहेंगे सर 500 का 15% होता है जी 75, यानी जो इनकम है वो 75 बढ़ गई। तो नई इनकम आपकी हो गई बाबू 575। हाँ है ना? नई इनकम हो गई 575। क्लियर? कह रहा है जी खर्चा 15% बढ़ रहा है, यही कह रहा है ना कि वे माने खर्चा भी 15% बढ़ रहा है। तो 300 का 15% बना 45, तो 345। क्लियर है भाई? तो 575 उसकी इनकम है, 345 उसका खर्चा है। 575 उसकी इनकम है, 345 उसका खर्चा है। तो 575 में से 345 अगर वो खर्च कर दे रहा है, तो बाबू मुझे बचा कितना रहा है? 230। 230। तो भैया ये बताओ पहले बचत थी कितनी? 200। अब बचत कितनी हो गई? 230। अब बचत हो गई 230। हाँ है ना? तो बचत कितनी बढ़ गई बाबू? 30। तो 30 रुपए बचत बढ़ गई कितने पे? 200 पे। तो कह रहा जी परसेंटेज बताओ, यानी 100 पे बताओ। तो आप जानते हैं 0 0 कटा 2 15 30, यानी 15%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो और समझाता हूं। दूसरी बात यह कि ये कोई पेपर का क्वेश्चन नहीं। हाँ है ना? इससे वो वाली बात आपको समझ भी नहीं आएगी जो मैंने समझाई अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई है बोर्ड पे।
लेकिन आप पेशेंस रखिए, एक और सवाल ऐसा लूंगा, ये मैंने खुद बनाया है अपने लिए, अपने लिए मतलब आपके लिए। एक और सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, उसके बाद फिर हम एग्जाम के लेवल पे चढ़ेंगे। मैंने आपको कहा ही था कि आज से हम टाइप पढ़ेंगे और एग्जाम की चीजों पे जाएंगे। आप चाहते यहाँ पर, क्या करते बेटा, आप चाहते यहाँ पर तो ऐसे भी सोच सकते थे और धीरे धीरे मन ही मन में बातें कर लिया करो कि भैया, बोलो भैया, कि अगर उसकी इनकम 75 रुपए बढ़ी और खर्चा केवल 45 ही बढ़ा, तो ये बताओ उसकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी खर्चे से, उसकी इनकम खर्चे से कितनी ज्यादा बढ़ी। तो आप कहेंगे सर 75 इनकम बढ़ी, खर्चा 45 बढ़ा, तो इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो खर्चे से 30 यूनिट ज्यादा बढ़ी। उसकी जो इनकम है वो खर्चे से 30 यूनिट ज्यादा बढ़ी, तो जो इनकम 30 रुपए फालतू बढ़ी, वो फालतू क्या है मेरे भाई, वो फालतू बचत ही तो है। तो हम ये कह सकते थे कि 30 रुपए फालतू बचने लग गए। अब और समझदारी से बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि 200 पे अगर 30 की बचत तो 100 पे 15 की, और 100 पे कोई चीज 15% कहलाती, मतलब % कहलाती, हाँ है ना। डोंट वरी, करो भाई। सर जी अगला टॉपिक कब स्टार्ट होगा प्लीज बता दें। खुशबू, तुझसे कभी खुशबू नहीं आनी है। अगला टॉपिक कब स्टार्ट होगा, उससे कौन सा तू तीर तोड़ देगी बेटा। मुझे खुद नहीं पता कि अगला टॉपिक किस डेट को खत्म होगा, क्योंकि ये नहीं पता कि ये कब खत्म होगा, तो वो शुरू कब होगा पता ही नहीं चलेगा। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ो बेटा। बाकी खुशबू बेटा तू तो जानती है सारी बातें, आ जा, पढ़ लेगी तो ही खुशबू है। आओ जी। कहता है मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। बाबू मोरे 75% की फ्रैक्शन है 3/4, 25% की 1/4, तो 75% की 3/4, यानी अगर उसकी इनकम 4 है तो 3 यूनिट वो खर्च कर दे रही। माने भैया इनकम अगर 4 है तो खर्चा है मोरे बाबू 3 का, तो 4 कमाए 3 खर्च कर डाले तो बचाए कितने भैया 1, सेविंग है जी 1। अब इसे 400 मान ले रहे, इसे 300 मान ले रहे, इसे मान ले रहे 100, कोई दिक्कत है जी आज तक नहीं। अब कह रहा है कि इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, तो बेटा 400 का 20% कितना हुआ 80। और कह रहा है जी उसका जो खर्चा है वो 10% बढ़ जाए, तो खर्चा था 300, 300 का 10% 30। तो मेरे बाबू मोशा है, अब जरा बात को ध्यान से समझो कि इनकम बढ़ी 80, खर्चा बढ़ा 30, तो इनकम खर्चे से कितना ज्यादा बढ़ी 50 ज्यादा बढ़ी, और इनकम जो फालतू बढ़ी है वो बचत ही तो बढ़ाएगी। इसका मतलब बचत 50 रुपए फालतू हो गई, तो 100 पे 50 होना मतलब 50%, यानी उसकी बचत 50% बढ़ गई। हाँ है ना। प्रियंका बोलो सर प्लीज, क्या कह रही है बेटा प्रियंका तू बता। इस क्लास से सीडीएस एग्जाम क्रैक हो जाएगा अनमोल, बिल्कुल हो जाएगा बेटा अनमोल। खुशबू बहुत पढ़ रही है, एक लड़का कमेंट कर रहा है खुशबू बहुत पढ़ रही है। साले तेरा बड़ा ध्यान है खुशबू पे, हैं? तेरा बापू निकालेगा तेरे में खुशबू सही से। चलो पढ़ो बे। अब ये सवाल है एग्जाम का, ठीक है। अब उस लाइन का अर्थ समझ आएगा और जो मैंने पढ़ाया उसका अर्थ समझ आएगा कि हम क्या पढ़े। पढ़ो जी। निशांत सर हमारा भी रिप्लाई करो भैया, ये तो बताओ कि क्या पूछ रहे हो, रिप्लाई तो कर दें, सवाल करो बे। आशीर्वाद सर, अरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ पूरा है। अमित कह रहा खुशबू की जगह मेरा नाम ले लो।
व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन सर? मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी मोदी वाली क्वालिफिकेशन है। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, सेम वही डिग्री पे कहानी है। पढ़ा लिखा बताएंगे पर डिग्री नहीं दिखाएंगे। आओ जी, अब जरा ध्यान दो। बहुत सारा बच्चा लोग पूरा भोजपुरी में पढ़ेंगे, जरा ध्यान दो और मस्ती से पढ़ो, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा जी एक आदमी की इनकम है कितनी बाबू? 57, नहीं 8,550। कह रहा जी उसका खर्चा है 5700। मेरे भैया पहली बात तो यहां पर ये कि मैं 8,550 से 5700 घटाऊंगा, इसी में मुझे टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, मेरा समय खराब होगा बचत निकालने के लिए। भाई 8,550 से 5700 घटाओगे तो 300, वो होगा 6,000 और 7,000 और 8,000 2300, 2300 और 5 2850 आएगी बचत। तो देखिए मुझे यहां तक पहुंचने में ही समय लग गया। हाँ है ना, बचत आ गई 2850। पता नहीं सही भी है कि गलत है। अब कह रहा जी इनकम बढ़ा दे भैया, कितना? 19% और एक्सपेंडिचर बढ़ा दे 13%। तो भैया इसका 19% निकालना अपने आप में पॉइंटों की कैलकुलेशन होगी, मेक सम टाइम। इसका 13% निकालना इट मस्ट बी नॉट सो इजी बट इट इज इजी। फिर हम इसका डिफरेंस निकाले जो वैल्यू है, फिर घटा के 2850 पे चेक करें, फिर वो जो वैल्यू है वो बटे 2850 गुना 100, फिर परसेंटेज निकालें, फिर भैया माथा हो जाएगा खराब। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको एक बात बताई, कौन सी? पढ़ो जरा इस लाइन को, कि जब कंपैरिजन निकालना हो, तुलना निकालनी हो, तुलना का मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो, तो आपको रियल या कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये सब आप मात्र कंपैरेटिव वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। हाँ है ना। यानी अगर रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन निकालनी, परसेंटेज निकालनी है, तो रियल या कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, कोई कंपैरिजन दे रखा है तो उससे भी निकल जाएगी। जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं बाबू, तो आप ये बताओ कि सवाल में आपसे पूछा क्या है, कोई रियल वैल्यू पूछी है, कंपैरेटिव वैल्यू पूछी? आप कहेंगे सर कंपैरेटिव वैल्यू पूछी। कैसे? सवाल ने आपसे ये पूछा कि बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। और ये बात मैंने 20 बार बोल दी कि परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, ये सारे कंपैरिजन होते हैं। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है सवाल में, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक द रियल वैल्यूज। तो आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप उनका रेशियो ले सकते हैं, आप उनकी फ्रैक्शन बना सकते हैं, आप उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं, उससे भी वो आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, that we doesn't need the real value, we just have to get the ratio to make it comparative. So अगर मैं इसे काटूं, काटना तो आता ही बेटा तुमको, तो 0 से 0 काटा। अब देखो 19 3 57 कट रहा है, 19 चौक 76, 9 19 5 95, तो 19 चौक 76, 19 5 95, 45 आया, 19 30 57, जितना छोटा हो सकता है बनाओ। अब 15 थी 45, 15 दूनी 30, इसका मतलब इसका रेशियो आ रहा था 3:2। जस्ट टेक ओनली 3:2, नथिंग एल्स यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक ओनली 3:2। मतलब उसकी इनकम 3 है तो खर्चा 2 है, तो बचत कितनी है? 1। तो इनकम 300 तो खर्चा 200, तो बचत मान लो बाबू 100, बचत मान लीजिए 100। अब कह रहा है जी अगर उसकी इनकम 19% बढ़ जाए, तो 300 का 19% 57 बढ़ गई। खर्चा कह रहा है जी 13% बढ़ जाए, तो 200 का 13% 26 बढ़ गया। तो बाबू मेरे, ओ मेरे बाबू, इनकम 57 बढ़ी, खर्चा 26 बढ़ा, तो बताओ इनकम खर्चे से कितनी ज्यादा बढ़ी? तो आप कहेंगे जी 31 ज्यादा बढ़ी। तो इनकम 31 ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब आपकी बचत 31 ज्यादा बढ़ गई कपिल भाई। अरे प्रियंका आपने मेरा नंबर ब्लॉक किया है, हुआ है सर। नहीं बेटा, हम किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किए। तो उत्तर आया 31, यानी 100 पे 31 बचत बढ़ना मतलब 31% बचत बढ़ गई। हाँ है ना। हेमंत दुग्गल कह रहा है सर डांस करो। हाँ साले पढ़ाने के पैसे लेते हैं, डांस करने के भी। बड़े भैया
पढ़ा लिखा बताएंगे पर डिग्री नहीं दिखाएंगे। पीडीएफ सर, आज सब पीडीएफ मिल जाएगा, धुआं धुआं कर देंगे तुम्हें आज। आओ भी आगे, बात आ रही है ना समझ में? कॉन्सेप्ट समझो। देखो इस कॉन्सेप्ट को बताने में मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा आज, तब जाके मैं ये बात समझा पाऊंगा। अब करो अगला। ये दोनों पेपर के क्वेश्चन है, पिछले वाला भी और ये वाला भी। बेटा परसेंटेज की सारी पीडीएफ अपलोड करा आज, ठीक है? जितने भी आज तक कराए हैं ना, उठाओ और सारी पीडीएफ अपलोड करा दो। कब तक? अभी तक बैच खत्म होने से पहले पहले परसेंटेज की सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। मैं थोड़ा ठीक नहीं था, अब 2 दिन से मस्त है, तो सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे तुम्हें। देखो यार, पहले पढ़ लो। कह रहा है एक आदमी की इनकम है जी 13,500 रुपये, खर्चा है भैया 9,000 रुपये, तो रेशियो निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 45 दूनी 90, 45 थी 135, 3:2। आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो जल्दी से रेशियो निकाल दे रहे हो, हम कैसे निकालें? भाई मैं भी जल्दी से नहीं निकालता, मैंने 50 बार निकाल रखा है इन्हीं सवालों का रेशियो, इसलिए मुझे जल्दी से पता है। लेकिन रेशियो निकालने में बहुत ज़्यादा समय आपका भी इन्वेस्ट नहीं होगा। लगभग 99% बच्चा आंसर सही भी दे रहा है, 21%। तो भैया यहाँ से सेविंग आएगी कितना? 1। अब कह रहा है जी इनकम बढ़ जाए 13%, तो मन में सोचो 300 का 13% कितना बना? 39। भाई क्यों लिखो 300 200 100? क्यों टाइम पास करो? मुझे समझाना है इसलिए मैं लिखता हूँ। कह रहा है जी खर्चा 9% बढ़ गया, तो 200 का 9% 18। तो बाबू खर्चा 18 बढ़ा, इनकम 39 बढ़ी, तो इनकम खर्चे से कितनी ज़्यादा बढ़ गई? 21। तो 100 रुपये बचत थी, तो अब 21 ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब 21 खर्चे से 21 ज़्यादा बचा ले रहे हैं, तो 21 और बचत बढ़ गई। 100 पे 21 का मतलब 21%। हाँ है ना? पक्का? बोलो भैया। आओ अब अगली टाइप पे, सॉरी पढ़ो जी 5वां सवाल। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिलकश सवाल है। प्यार से, प्यार भरी नजरों से इस सवाल की तरफ देखिए। अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे फिर मैं छोटा करूंगा क्योंकि आई नीड सम मोर स्पेस टू सोल्व इट। सरवन कह रहा है हमारी क्लास लेट ओपन होता है। तो सरवन भैया लेट ओपन होती है तो कहाँ ओपन करते हो? है? अच्छा पहले से अपलोड है परसेंटेज क्लास पीडीएफ? तो बाकी की जो कल कराई थी वो, कल वाली पीडीएफ, आज वाली पीडीएफ, ये सारी अपलोड कर दे, ठीक है भाई? बढ़े आगे। पहले एक बार ढंग से पढ़ लो यार, मन करके, है ना? देखो यार, परसेंटेज अर्थमेटिक कोई भी चीज हो, अर्थमेटिक का मतलब है 99% सवाल का डाउट, 99% क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ, सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर डाल रखी हैं। क्वेश्चन को पी जाओ, मतलब पढ़ो तरीके से, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ परेशान होने की। जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं आप और वो, तो जीत ही जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जरा दोस्तों ध्यान से समझिए। कह रहा जी फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम व्हीट। एक परिवार है जी, उसके पास 25 किलो तो राइस है। मैं पहले डिटेल समझा रहा हूं फिर शॉर्ट समझाता हूं। 25 किलो राइस है और 9 किलो व्हीट है। 25 किलो चावल यूज करते हैं और 9 किलो मेरे बच्चे गेहूं यूज करता है, और कुल मिला के 350 रुपए का खर्चा करता है। कुल मिला के 350 रुपए का खर्चा करता है।
कहता है जी द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट। कहता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। ध्यान देना शब्दों पे। कहता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, किसके मूल्य का? गेहूं के मूल्य का। यानी व्हीट का प्राइस अगर 5 है तो 5 का 20% 1 यूनिट प्राइस है राइस का। अगर मैं बिल्कुल ही डिटेल पढ़ाऊं तो मैं मान लेता हूं कि गेहूं की कीमत 5x रुपए पर किलोग्राम है, तो चावल की कीमत है x रुपए पर किलोग्राम। बात समझ में आई भाई? हाँ है ना? ये है भैया ओल्ड प्राइस। अब आगे की बात को समझिएगा। अब मेरे बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि भाई खर्चा बताओ कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 25 किलो चावल x रुपए के भाव से 25x के पड़े, और 9 किलो गेहूं 5x के भाव से 45x के। तो ये टोटल खर्चा पड़ा महीने का भाई। 25 किलो चावल x के भाव से 25x के, 9 किलो गेहूं 5x के भाव से 45x के, तो 25x जमा 45x ये टोटल खर्चा बना। और सवाल में कह रहा है जी टोटल महीने का खर्चा है 350 रुपये। टोटल महीने का जो खर्चा है जी वो कितना है? 350 रुपये। 25 और 45 कितना आया? 70x बराबर 350 रुपये। तो x की वैल्यू है जी कितनी? 5। x की वैल्यू है 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब चावल की कीमत है 5 रुपये पर किलोग्राम और गेहूं की कीमत है 5x यानी 5 5 25 रुपये पर किलोग्राम। एक बार इतनी बात को समझिए फिर आगे बताता हूं। बसंत सर कंपैरिजन का पता कैसे चलेगा? जब भी सवाल के आखिरी में आपसे परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी तो समझो कंपैरिजन पूछा है। जैसे सवाल के आखिरी में पूछा था क्या कि उसकी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो प्रतिशत की कमी पूछा है तो मतलब कंपैरिजन पूछा है। लेकिन पहले मैं डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट पे भी आऊंगा। ठीक है बसंत भाई? क्लियर नहीं दिख रहा? हराम खोरो, पहले इतना बड़ा बना के दिखा रहा था, तभी तो कहा था कि छोटा करूंगा फिर मैं इसको, और चलो बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा। भाई बढ़ा जाए अब आगे पक्का। इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्तों कि x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हो गया 25 रुपए पर किलोग्राम, ये हो गया जी 5 रुपए पर किलोग्राम। ₹5 पर किलोग्राम, 25 रुपए पर किलोग्राम। अब बात करते हैं जी नए प्राइस की। नए प्राइस की कहानी क्या है जी? तो सवाल में कह रहा है जी जो नया प्राइस है उसके लिए कह रहा है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। कह रहा है जी अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो भाई गेहूं की कीमत है कितनी? 25। तो कह रहा है 25 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 बढ़ा दो, तो 25 का 1/5 काटोगे आएगा 5। कह रहा है जी गेहूं की कीमत 5 रुपए पर किलोग्राम बढ़ा दो, यानी 20% बढ़ा दो, तो 25 का 20% 5 रुपए बढ़ा दो, तो 25 था 5 बढ़ा दिया तो गेहूं की कीमत हो गई जी 30 रुपए पर किलोग्राम। क्या किसी भाई को दिक्कत है? गेहूं की कीमत होगी जी 30 रुपए पर किलोग्राम। अगर आपको सवाल दिखाई दे रहा है तो सवाल की आखिरी लाइन पढ़िए। कह रहा है चावल का मूल्य स्थिर है, चावल का मूल्य स्थिर है, चावल का मूल्य स्थिर है। द प्राइस ऑफ राइस इज कॉन्स्टेंट, द प्राइस ऑफ राइस इज कॉन्स्टेंट। चावल का मूल्य मेरे दोस्तों स्थिर है। अगर चावल का मूल्य स्थिर है तो मतलब पहले चावल की कीमत 5 थी तो अभी भी चावल की कीमत क्या रही होगी? 5 ही रही होगी। हाँ है ना? अभी भी चावल की कीमत क्या रही होगी? 5 रही होगी। ठीक है जी। अब जरा देखिए, अब भाई 25 किलो चावल अब 5 रुपए के भाव से खरीद रहे हो, यही तो कह रहा है सवाल में। ना ना सॉरी, इतनी बात आ गई। एक बार इतनी बात पढ़ो फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर इसको देखता हूं बड़ा हो सकता है क्या। एक बार पढ़ो इतनी बात फिर आगे बताता हूं। एक बार मोबाइल में देखना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं।
अब सवाल में कह रहा है जी नया जो प्राइस है, चावल की कीमत तो 5 ही रुपए है, गेहूं की कीमत 30 है। तो कह रहा है जी बताइए चावल की खपत में कितने % की कमी करें, चावल की खपत में कितनी कमी करें, यानी चावल कितना कम किलो यूज करें कि आज भी उसका महीने का खर्चा 350 ही रुपए रहे, आज भी महीने का खर्चा 350 रुपए ही रहे। ये हमारा सवाल। तो मेरे दोस्तों हमें खपत में कमी किसके करनी है, चावल में करनी है। तो गेहूं तो 9 ही किलो ले रहे होंगे, तो 9 किलो 30 रुपए के भाव से कितने का आएगा, 270 का। खर्चा कितना करना है भाई हमें आज भी, तो आप कहोगे सर खर्चा हमें आज भी 350 रुपए का ही करना है। अगर खर्चा हमें आज भी 350 का ही करना है मेरे भाई, तो 350 में से 270 तो हटा दो। कौन सा भैया, 270 रुपए तो खर्चा वो हटा दो जो गेहूं का है, क्योंकि 270 तो आप गेहूं पे खर्च कर चुके हो, बचा कितना 80। तो बाकी जो 80 रुपए है वो किस पे खर्च करोगे भैया, वो खर्च करोगे चावल पे। और चावल का रेट आज इस समय करंट में क्या है, चावल का रेट करंट में क्या है, तो आप आंसर करोगे जी चावल का रेट करंट में है 5 रुपए पर किलोग्राम। तो 5 से इसे काटोगे आएगा 16 किलो। इसका मतलब 5 रुपए पर किलो के हिसाब से 80 रुपए में कितनी किलो चीज आएगी, 16 किलो। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि बताइए उसकी खपत में कितने की कमी आई। तो भाई पहले चावल कितने यूज कर रहा था, 25 किलो, अब चावल कितने यूज कर रहा है, 16 किलो। अब कितने यूज कर रहा है, 16 किलो। तो पहले कर रहा था जी 25 किलो, अब कर रहा है 16 किलो। तो कितने किलो की कमी आई, 9 किलो की। तो 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना, तो 25 चौक 100, 9 चौक 36, तो आंसर आया 36%। यानी उसकी खपत में 36% की कमी करनी होगी चावल की। ठीक है जी, ये तो है मेरे भाई डिटेल, आराम से समझो, फिर इसको धीरे धीरे शॉर्ट भी लेके आऊंगा। दोस्तों आइए फिर से समझाता हूं। मैं इस सवाल को ऐसे भी समझा सकता था। अब आपको भाषा तो समझ आई गई होगी, आपने भाषा पढ़ ली होगी, तो मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि समझने के लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी यार। अब आ जाओ जी, मैं ऐसे कह रहा हूं भाई, क्या देखिए यार, सवाल में ये था कि हमने निकाला था कि भाई ओल्ड प्राइस 5 है, तो गेहूं का प्राइस 25 था। बाद में कह रहा है जी गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो 25 से 30 हो गई। चावल की कीमत साल के आखिरी लाइन में लिखी थी जी कांस्टेंट है, तो चावल अगर पहले 5 रुपये था तो अभी भी 5 ही रुपये रहेगा। तो सवाल में कह रहा है बताइए जी चावल की खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा आज भी 350 ही रहे, यानी खर्च करने के लिए आज भी उसके पास 350 रुपये। तो मैंने कहा कि भाई खपत में कमी करनी है चावल में, गेहूं की खपत में तो कमी करनी नहीं है, हाँ है ना। तो भाई 9 किलो गेहूं 30 रुपए के भाव से तो अभी भी कितने का आएगा, 270 का ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो 350 में 270 आपने गेहूं पे खर्च कर दिए, तो बचे कितने जी 80। तो इस 80 रुपए में क्या करोगे, तो आप कहोगे जी 80 रुपए में चावल लेंगे। चावल क्या रेट है आज के टाइम में जी, 5 रुपए पर किलोग्राम। तो 5 रुपए के भाव से 80 रुपए में कितना किलो चावल आएगा जी, 16 किलो।
पहले कितना किलो चावल ले रहे थे जी? 25 किलो। अब कितना ले रहे हो जी? 16 किलो। देखो पहले ले रहे थे 25 किलो चावल, अब ले रहे हो जी 16 किलो। तो यही तो पूछ रहा है सवाल में कि खपत में कितनी कमी करें। तो आप कहोगे जी खपत में 9 किलो की कमी करें। तो 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आया 36%। यानी उसकी खपत में 36% की कमी करनी होगी तो बात कुल मिला के सेट होगी। अब जरा धीरे धीरे इसी बात को डिटेल में और समझाता हूं। देखिए यार दोस्त, समझना तो पड़ेगा अपने को ना, और कॉन्सेप्ट समझने में समय लगता है, तो पेशेंस मत खोइएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लैंग्वेज समझ जाएं। अगर हम लैंग्वेज समझ गए तो सारी कहानी सेट है हमारे साथ। आइए जी, मैं आपसे एक सिंपली बात कहूं कि बेटा रोज आपकी मम्मी आपको मान लीजिए 20 रुपए देती है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत सारे सवालों में काम आएगी, ठीक है? और इससे आप दो चीजों में खर्च कर देते हो। एक मान लेते हैं खर्चा कर दिया आपने कॉपी में, और कुछ खर्चा आप रोज कर देते हैं पेन में। मान लिया आपने भैया 5 रुपए खर्च कर रहा है डेली कॉपी पे, तो बाकी 15 रुपए आप डेली खर्च करते होंगे पेन पे। किसी भाई को दिक्कत है? मान लीजिए 5 रुपए डेली आप कॉपी पे खर्च कर देते हैं, तो पेन पे 15 रुपए खर्च करते हैं। आज आपका दोस्त मिल गया और इस वजह से आज आपको कॉपी पे 7 रुपए खर्च करने पड़े। कॉपी पे 7 रुपए खर्च करने पड़े। आपके पास खर्च करने के लिए है आज भी वही 20 रुपए ही। तो 20 रुपए में अगर 7 रुपए कॉपी पे खर्च कर दिए तो बचे कितने जी? तो आप कहेंगे सर बचे 13 रुपए। बचे कितने भाई? 13 रुपए। अरे हाँ है ना? तो भाई मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर कॉपी पे आपने 2 रुपए फालतू खर्च कर दिए ना, तो आपके पास जो पैसा है वो तो फिक्स है। अगर इस पे 2 रुपए फालतू खर्च कर दिए तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली आपको इस पे 2 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू अपने पास फिक्स है, जैसे 270 रुपए अगर हमारे पास फिक्स है, तो अगर हम यहां पे या 20 रुपए हमारे पास फिक्स है, तो 20 रुपए पे अगर हम यहां 2 रुपए फालतू खर्च कर रहे हैं, तो अब हमें यहां 2 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चा तो अभी भी वही 20 ही रुपए हमारे पास खर्च करने के लिए। हाँ है ना? तो मैं अगर आपको ये 5 और 7 ना भी दूं, और मैं सिर्फ इतनी बात कहूं कि बेटा मान लो आप कुछ पैसा कॉपी पे खर्च करते थे, कुछ पेन पे, और आज अगर कॉपी पे आप 3 रुपए फालतू खर्च कर रहे हो, तो मेरे बच्चों बताओ पेन पे आप कितना कम खर्च करोगे? तो आप कहोगे टोटल 20 ही रुपए। अगर यहाँ 3 फालतू लगा दिया तो वहां 3 कम लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 3 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं कहता कि मेरे बच्चों कॉपी और पेन पे आप खर्चा करते हैं, अगर कॉपी पे मैंने 2 रुपए कम खर्चा कर दिया, कॉपी पे 2 रुपए कम कर दिया, तो कॉपी पे अगर 2 रुपए कम कर रहा हूं तो इसका मतलब पेन पे मुझे 2 रुपए फालतू खर्च करना पड़ेगा। हाँ है ना? अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि ये बताओ कि गेहूं की कीमत कितनी बढ़ गई? 5 रुपए पर किलोग्राम। भाई 25 से 30 होगी, 5 रुपए पर किलोग्राम बढ़ गए। तो एक बात बताओ मुझे कि भाई हर किलो पे कितना रुपया फालतू खर्च करना पड़ेगा आपको? हर किलो पे कितना रुपए फालतू खर्च करोगे? 5 रुपए। तो 9 किलो गेहूं पे कितना रुपए फालतू खर्च करोगे? 45 रुपए। तो मेरे भाई ये बताओ कि टोटल खर्चा करने के लिए जो पैसा था वो तो पहले भी 350 ही रुपए था, और अभी भी कितना है खर्च करने के लिए? 350 रुपए। यानी जो टोटल खर्च था वो तो पहले भी 350 था और वो अभी भी 350 रुपए है। अरे हाँ है ना? तो अगर कुल खर्च फिक्स है और अगर आप गेहूं पे 45 रुपए ज्यादा खर्च करने लग गए, तो इसका ऑटोमेटिक अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि चावल पे आप 45 रुपए कम खर्च करेंगे। अरे हाँ है ना? और अगर चावल पे 45 रुपए कम खर्च करेंगे बाबू, तो चावल का रेट है कितना? 5। तो 5 के भाव से 45 कम में कितनी चीज कम आएगी? 9 किलो। तो यानी अब 9 किलो कम चीज खरीदनी होगी, और चीज पहले खरीद कितनी रहे थे? 25 किलो। तो 25 पे 9 किलो कम खरीदोगे तो 100 पे कितना? तो आंसर आ जाएगा 36%। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 36%। हाँ है ना? ये भी डिटेल है। अब मैं इसे शॉर्ट समझाता हूं, जरा ध्यान देके समझना। इन सारी कहानियों को मिटाता हूं अगर आपको ये बातें समझ आ गई। टीवी हो गया कति गरम भाई। जरा आइए दोस्तों और मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लीजिए सवाल ने कहा, मैं तो सवाल की लैंग्वेज लेके चल रहा हूं कि भाई 25 किलो चावल खरीद रहा है और 9 किलो गेहूं खरीद रहा है। इसी बात को पकड़ के चलते हैं। मैंने लैंग्वेज पढ़ी और लैंग्वेज के आखिरी में एक शब्द लिख रखा था क्या, कि बताइए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो जब भी आपसे परसेंटेज की कमी पूछे, यानी कंपैरिजन पूछे, रेशियो पूछे, तो इसका अर्थ ये रहता है कि आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। यानी अब हमें इनके रियल प्राइस की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ रेशियो वाले पार्ट से भी काम चलाएंगे। तो ओल्ड प्राइस की बात क्या थी, तो ओल्ड प्राइस में सवाल में कहा था कि भाई पहले जो, यानी शुरुआत में चावल की जो कीमत है वो गेहूं की कीमत का 20% है। तो 20% की फ्रैक्शन बनी जी 1/5, यानी गेहूं की कीमत अगर 5 है तो चावल की कीमत है बाबू 1। ये हमारे सवाल ने कहा कि गेहूं की कीमत 5 है तो चावल की कीमत है 1। आगे क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी अगर मान लीजिए गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो भाई गेहूं की कीमत है कितनी 5, अगर 20% बढ़ गई तो 5 का 20% कितनी बढ़ गई 1 रुपए, यानी 1 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ गई। अरे बोलो 1 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ गई। भाई वो यही तो कह रहा है कि गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो अगर गेहूं की कीमत 5 थी तो 5 का 20% कितना बना 1, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो अगर अब मैं 1 किलो गेहूं पे 1 यूनिट फालतू खर्च करने लग रहा हूं, तो 9 किलो गेहूं पे कितना फालतू खर्च कर दूंगा 9 यूनिट। अरे हाँ है ना भाई, अगर मैं 1 किलो गेहूं पे अगर 1 यूनिट फालतू खर्च कर रहा हूं तो 9 किलो गेहूं पे 9 यूनिट फालतू खर्च करूंगा। और सवाल की लैंग्वेज ये थी कि भैया उसका खर्चा आज भी 350 ही रुपए है, उसने अपना खर्चा नहीं बढ़ने दिया। तो अगर मैंने एक जगह 9 यूनिट फालतू खर्च कर दिया तो इसका ऑटोमेटिक अर्थ ये कि दूसरी जगह मुझे 9 यूनिट कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो वही है। तो अगर मैं यहां 9 यूनिट फालतू खर्च कर रहा हूं मेरे भाई, तो यहां पे मुझे 9 यूनिट कम खर्च करना पड़ेगा, 9 यूनिट कम खर्च करना पड़ेगा। और चावल का जो पहले रेट था वही रेट आ जाए, यानी 1 यूनिट पर किलोग्राम। तो भैया 1 यूनिट पर किलोग्राम के भाव से ये बताओ कि 9 यूनिट में कितनी चीज कम आएगी, तो काटोगे तो आएगा 9 किलो, यानी अब उसे पहले से 9 किलो कम चीज खरीदनी होगी। पहले कितनी चीजें खरीद रहा था जी, चावल कितने खरीद रहा था 25, अब 9 किलो कम खरीदेगा। तो 9 किलो कम खरीदेगा किस पे जी 25 पे, तो कहता है जी 100 पे कितना, तो आंसर आ जाएगा 36%। हाँ है ना। जिस भाई को नहीं आया परेशान मत हो, दोबारा से इस क्वेश्चन को कर लेना। पढ़ो जी इस सवाल को। इस सवाल को आओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ो जी इस सवाल को। आओ यार दोस्तों, ध्यान से पहले एक बार सवाल पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है लेबर वर्क्स 60 आवर्स पर वीक, एक मजदूर हर हफ्ते 60 घंटे काम करता है, एंड ही अर्न ₹2400 एज वेजेस, और 2400 रुपये मजदूरी के रूप में कमाता है।
इफ हिज पर आवर वेजेज इज इंक्रीज बाई 40%, यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ जाए, एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस बाई 16:2/3%, और काम करने का समय 16 से 2/3% घट जाए, तो उसकी इनकम में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। पूछा क्या भैया? परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। तो मैं चाहूं तो इसको रियल वैल्यू लेके भी सोल्व कर सकता हूं, और चाहूं मेरे भाई तो मैं इसी सवाल को बिना रियल वैल्यू लिए भी सोल्व कर सकता हूं। अब जरा ध्यान दें, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी। भाई सवाल में कह रहा है कि एक आदमी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 घंटे की है एक सप्ताह में। कहता है भैया एक सप्ते में 60 घंटे काम करता है, डिटेल बता रहा हूं पहले, हाँ है ना। और कहता है जी 2400 रुपये दिहाड़ी कमाता है। सैलरी जो है समझिए एक सप्ते की वो है जी उसकी कितनी? 2400 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 2400 रुपये कमा लिए उसने कितने दिनों में भैया? तो आप कहोगे जी 60 घंटों में कमाए 2400 रुपये, तो एक घंटे में कितने कमाए? 40 रुपये, हाँ है ना। यानी उसकी पर आवर वेजेस आएगी 40 रुपये। पर आवर वेजेस हो गई जी उसकी 40 रुपये पर किलोग्राम। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में कह रहा है कि अगर उसकी पर आवर वेजेस 40% बढ़ा दें, तो 40% की फ्रैक्शन हो गई जी 2/5। यानी अगर पर आवर वेजेस पहले 5 थी तो 5 का 40%, अब 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 7, हाँ है ना। या मैं सीधा 40 का 40% यानी 2/5 निकालूंगा, तो 5 8 40, 8 दूनी 16, तो 16 रुपये बढ़ गई। तो नई पर आवर वेजेस जो हो गई मेरी वो 56 रुपये पर किलोग्राम हो गई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, सही है जी। बच्चा कह रहा है जी पर आवर नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरे सप्ते में 60 घंटे काम करता था और सैलरी लेता था कितनी? 2400। तो 2400 रुपये सैलरी 60 घंटे में, तो एक घंटे में कितनी? 40 ही तो बनी बेटा। अब कह रहा है कि जी उसका काम करने का जो समय है अगर वो 16 से ही 2/3% घट जाए, तो मेरे बच्चों 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। तो 60 का 1/6 निकालोगे तो उत्तर आएगा जी 10। तो 10 घंटे घटा दो, तो यानी अब वो हर सप्ते कितने घंटे काम कर रहा है जी? 50 घंटे। तो 50 घंटे काम कर रहा है, 56 रुपये पर किलो, नहीं रुपये पर आवर था यहाँ पे, किलो नहीं बे आवर, मजदूरी आवर में होगी। तो अब 50 घंटे काम कर रहा है और हर घंटे के 56 रुपए ले रहा है, तो भैया ये बता दो कि 50 घंटे में 56 के हिसाब से कितनी दिहाड़ी बन गई उसे? तो गुना करोगे तो भैया ये आएगी 0, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो उसकी पहले कमाई 2400 थी अब वो कितनी हो गई? 2800। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 400। तो 400 रुपये इनकम बढ़ गई किस पे? 2400 रुपये। तो 100 पे कितने? तो 1/6 और 1/6 होता है मेरे भाई कितना? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्लियर है? तो इसका मतलब उसकी जो मजदूरी है वो 16 सही 2/3% बढ़ गई। आइए दोस्तों, अब मुझे ये समझना था कि सवाल में पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज चेंज। अगर परसेंटेज चेंज पूछा है मतलब कंपैरिजन पूछा है, तो वी डज नॉट नीड टू टेक रियल वैल्यू। हमें ना ये 60 घंटे की जरूरत थी, ना 40 घंटे की जरूरत थी, ना 2400 की जरूरत थी, हमें तो फ्रैक्शन की जरूरत थी। तो हमें फ्रैक्शन समझनी चाहिए थी और उसके भी पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। कैसे? जरा ध्यान दीजिए।
भाई सवाल ने कहा कि उसकी पर आवर जो वेजेस है वो 40% बढ़ा दो। तो मेरे बच्चों 40% की फ्रैक्शन थी 2/5। इसका मतलब पर आवर वेजेस अगर पहले 5 थी तो अब 2 बढ़ा के कितनी कर दी, 7। यानी पहले हर घंटे अगर 5 कमाता था तो अब हर घंटे कमाएगा 7। और कह रहा है जी काम करने का समय 16 से ही 2/3% घटा दो। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बनी 1/6। यानी पहले हर घंटे अगर 6 घंटे काम करता था पहले, तो अब 1 घंटे कम, यानी कितने घंटे काम कर रहा है, 5। तो भैया पहले 6 घंटे काम करता था, 5 रुपए पर घंटे मिलते थे, तो दिहाड़ी बनती थी 30। अब भैया 5 घंटे काम कर रहा है और 7 रुपए पर घंटे के हिसाब से दिहाड़ी बन रही है 35। तो बताओ भैया उसकी जो सैलरी वो कितनी बढ़ गई। तो आंसर होगा जी 5। तो 5 रुपए बढ़ गई है जी 30 पे, तो 100 पे कितनी। तो 5 6 30, उत्तर आएगा 16 सही 2/3%। ये मेरा आंसर आ गया। उतारिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए जी आगे आइए। चलिए दोस्तों बताइए, करो भाई कोशिश। पहले आप बढ़िया से सवाल पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं। देखिए यार, जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है उसका एक आसान तरीका होता है, एक साधारण भाषा में खुद पे उसको आजमाइए। अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि भाई टोटल खर्चा 20 रुपए था, अगर हम चाय पे 2 रुपए फालतू खर्च कर रहे हैं, तो बताइए कि दूसरी चीज पे कितना कम खर्च करें। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो कोई डाटा मानिए और फिर इसे लिख के देखिए। आइए सवाल पे। भाई मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि पूछा क्या है। तो बात पूछने वाली थी परसेंटेज। अगर कंपेरेटिव वैल्यू पूछी हुई है तो मुझे रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर समझदार हूं तो मुझे 1,89,000 की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कंपेरेटिव वैल्यू पूछी और अगर कंपैरिजन मिल सकता है तो हम तो कंपैरिजन से ही कंपेरेटिव वैल्यू सोल्व करेंगे। ये सब धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। कैसे? मैं इसे नीचे कर रहा हूं। सवाल में कह रहा है क्या, देखिए जी, कह रहा भैया किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 ऑफ देम किसके लिए आ रहा है? टोटल पॉपुलेशन के लिए। यानी कुल जनसंख्या अगर 9 है, टोटल पॉपुलेशन 9 है, तो कहता है 4 भाग उसका कौन है? मेल। 4/9 ऑफ देम आर मेल, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग पुरुष है। मतलब टोटल पॉपुलेशन 9 है तो 4 भाग पुरुष है। मतलब मेरे बच्चे मेल अगर 4 है तो टोटल पॉपुलेशन है 9, या टोटल पॉपुलेशन 9 है तो मेल है 4। तो 9 में से अगर मेल 4 हैं तो मेरे बच्चे फीमेल कितनी बनी? 5। फीमेल कितनी बनी जी? 5। किसी भाई को दिक्कत? तो फीमेल आ गई मेरे भाई 5। अब आगे कह रहा है एंड रेस्ट आर फीमेल, 50% मेल आर मैरिड, 50% पुरुष शादीशुदा है। तो भैया एक बात बताओ, क्या कि अगर 50% पुरुष शादीशुदा कराओगे तो 4 पुरुष है, 4 का 50% कितने हुए? 2 शादीशुदा है। अब सवाल में और कोई भाषा दे नहीं रखी और एक शहर की बात होने लग रही है। तो अगर 2 पुरुष शादीशुदा हैं तो भैया ये 2 पुरुष किसके साथ शादीशुदा होंगे? 2 महिलाओं के साथ। ये मानना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर भाई एक ही शहर की बात हो रही है और कोई बीच सवाल में लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि 50% पुरुष शादीशुदा हैं, मतलब 4 पुरुष हैं तो 2 शादीशुदा हैं, तो 2 किसके साथ मैरिड होंगे? 2 औरतों के साथ मैरिड होंगे। हाँ है ना? पक्की बात है ना भाई? तो इसका मतलब 2 ही महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। अब क्या पूछ रहा है? पूछ ही रहा है जी फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन।
फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का, ध्यान से शब्दों को देखना, पॉपुलेशन का मैरिड कितना परसेंट है। तो भैया पॉपुलेशन कितनी थी, 9, हमने टोटल पॉपुलेशन क्या मानी थी, 9। तो 9 में मैरिड कितने, तो 2 पुरुष शादीशुदा है, 2 महिलाएं, तो टोटल 4 मैरिड है। तो कह रहा जी कितना परसेंट, तो यह आया 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% जो जनसंख्या है वो शादीशुदा है। 44 सही 4/9% जो जनसंख्या है वो शादीशुदा है। अरे हाँ है ना। दूसरा सवाल है क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, कि भाई महिलाएं कितना प्रतिशत शादीशुदा है। तो मैरिड फीमेल मतलब फीमेल में मैरिड कितना परसेंट है, तो भैया फीमेल थी कितनी, 5, तो 5 में मैरिड है कितनी, 2। तो कह रहा है जी कितना परसेंट, तो आंसर आया जी 40%। यानी 40% महिलाएं शादीशुदा होंगी, तो भैया 44 से 4/9% पूरी जनसंख्या शादीशुदा होगी। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो मैं इसकी हिंदी लैंग्वेज से भी समझा देता हूं। देखिए हिंदी लैंग्वेज में क्या कहा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज में यही कह रहा है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, यानी जनसंख्या में विवाहित कितने परसेंट है। तो जनसंख्या 9 थी, विवाहित 4 थे, तो परसेंटेज निकाला। अगली लैंग्वेज थी प्रतिशत विवाहित महिला, यानी महिलाओं में विवाहित कितने परसेंट है, तो महिलाएं थी 5 और विवाहित थे 4, तो कह रहा जी कितना परसेंट। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई यहां तक की बात, बड़े भाई। करो भाई, बहुत ही गजब का सवाल है, पढ़ो जरा, पूरी ताकत सवाल पढ़ने में लगाओ। बेटा आप डेली की डेली परसेंटेज की पीडीएफ जानी चाहिए बैच में, ठीक है। हाँ सेम जो क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये एज इट इज यहीं से पीडीएफ बन जाती है, यहीं से एज इट इज कर दे। इससे पहले वाले बैच की पीडीएफ बन गई, वो गौरव को भेज दी। अच्छा इसी में सिस्टम में, उसमें टीवी में, तो भेज दे, सारे बैचों में लगातार चलने दो। भाई पहले सवाल पढ़ो बहुत बढ़िया से, खूबसूरत तरीके से। सर साफ नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहे हो यार, साफ तो है। मैंने भी तो 2/5 ही किया था ना। महिलाएं शादीशुदा कितनी थी, तो 5 महिलाएं थी, उसमें से 2 शादीशुदा थी। एक बार देखना यार मोबाइल में, ब्लर कैसे बता रहा बच्चा, उन्हीं बच्चों का नेटवर्क का इश्यू होगा ना। अच्छा 4/5 लिख दिया था क्या गलती से, हो सकता है बच्चे। अच्छा 4/5 लिख दिया था क्या गलती से, बच्चे क्लियर आ रहा है यार। टोटल पॉपुलेशन 9 है, तो कहता है 4 भाग उसका कौन है, मेल। कहा कि उसकी पर आवर जो वेजेस है वो 40% बढ़ा दो, तो मेरे बच्चों 4, तो कह रहा है कि कितना परसेंट हो सकता है। फीमेल कितनी बनी जी, 5। किसी भाई को क्लियर है भाई,
किसी के दिक्कत है तो उसके नेट की वजह से देखिए बहुत प्यारा सवाल है। दिक्कत यही है कि ये सवाल उठाने पड़ेंगे, अब ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। मैं हिंदी वाले को लेता हूं, इस पर अब जगह मिल जाएगी। सवाल तो पढ़ लिया ना सबने। सवाल में कह रहा है किसी फैक्ट्री में, पिछले वाले सवाल में 4/5 किया था तो गलत था वो, क्योंकि 5 महिलाएं थी तो उसमें शादीशुदा कितनी थी महिलाएं? 2, तो 2/5 40% उत्तर था। ठीक है जी, आइए अब सवाल को पढ़िए। कहता है किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए यदि नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। हर कोई समझ पाएगा तो समझने का प्रयास करिएगा। एक एक लैंग्वेज पकड़ के चलते। देखिए जी, 2 टाइप के मजदूर हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। कहता है जी नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा है। एफिशिएंसी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन ओल्ड। तो 25% की जो फ्रैक्शन है इट इज 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने वाले मजदूर की एफिशिएंसी 4 है तो नए वाले की है 5। बस अब हमें सवाल में ये चेक करना है कि सवाल ने पूछा क्या आखिरी में, कंपैरिजन या रियल। तो आप कहेंगे सर सवाल ने पूछा था आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो प्रतिशत यानी कंपैरिजन, तो कंपैरिजन पूछा है। अगर कंपैरिजन पूछा है तो रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका दिल करे वो वैल्यू उठा के सोल्व करिए। कैसे? सवाल में कह रहा है यदि काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, मैं कति बावला हूं मान लेते हैं और मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ लैंग्वेज समझा रहा हूं धीरे धीरे करके, फिर आप जो डाटा बोलोगे उस डाटा से लेके सोल्व करा दो। तो मान लेते हैं जी टोटल काम 100 होगा पहले। अब भाई काम 50% बढ़ गया तो काम हो गया 150। किसी भाई को कोई दिक्कत है? कोई फैक्ट्री होगी, मान लेते हैं 100 चमचे बनाने का काम था। क्या बनाने का काम था? 100 चम्मच बनाने का काम था, हाँ है ना। लेकिन अब काम 50% बढ़ गया तो अब भैया 150 चम्मच बनानी है, पक्का। तो अब मजदूर की एफिशिएंसी क्या होगी? अगर काम ही चम्मच बनाने का तो चम्मच बनाने की एफिशिएंसी होगी। तो मान लेते हैं जी पुराना मजदूर एक दिन में 4 चम्मचे बनाता होगा तो नए वाला अब एक दिन में 5, हाँ है ना। कुछ तो मानना ही था। मैंने मान लिया कि भाई अब ये एक दिन में 100 काम कर रहे थे, लेकिन मतलब पहले, अब इन्हें 50% काम बढ़ गया तो 150 काम करना पड़ेगा। अब मैं ये बात जानता हूं कि जो पुराने वाला मजदूर था, पुराने वाला जो मजदूर था यार, वो तो 4 चम्मच ही बना पाता था, 4 चम्मच पर डे, एक दिन में 4 ही चम्मच बना पाता था। और मैं एक दिन में चमचे बना कितने रहा था भाई? शुरुआत में 100। तो अगर मैं 100 चम्मच बनाना चाह रहा हूं और एक दिन में 4 चम्मच बनाता है एक आदमी, तो 100 चम्मच बनाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? तो आप कहेंगे सर 25 आदमियों की जरूरत है। यानी 25 आदमियों की मेरे बच्चों जरूरत होती होगी डेली, और हर आदमी 4 चम्मच बनाता था, तो इस तरीके से 100 चमचे डेली बनते थे। यहां तक कोई दिक्कत, डाटा पे मत मानिए कि 100, 20, 4 कुछ भी मान लेंगे, हर एक पे आंसर आएगा। अर्थ सिर्फ भाषा समझने का, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ यार, सवाल में क्या वो ये कह रहा है कि भाई जो पुराने आदमी है वो मर गए, ऐसा कहा है सवाल ने? सवाल ने ऐसा कहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, पुराने जो आदमी थे वो तो आज भी आएंगे प्रतिभा बेटा काम पे। यानी 25 आदमी तो आज भी काम करने आएंगे, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी वो नहीं बढ़ी। सवाल ने कहा कि नए मजदूर की एफिशिएंसी पुराने वाले से फालतू है, यानी पुराने वाले के तो जितनी उतने की रह गई। तो मेरे भाई 25 आदमी जो पुराने वाले हैं वो तो आज भी 4 ही चम्मच बनाएंगे, तो एक दिन में वो तो आज भी 100 ही चम्मच बना के जाएंगे, हाँ है ना। जबकि आज चम्मच बनानी कितनी है? 150। तो इसका मतलब 100 तो पुराने वाले ही बना देंगे, तो कितनी चम्मच और फालतू बनानी होगी? तो आप कहोगे सर 50 चम्मच और फालतू बनानी होगी। तो मेरे भाई ये 50 चम्मच और फालतू जो बनानी होगी, ये किससे बनवाओगे? ये किससे बनवाओगे? तो आप कहेंगे कि सर ये मुझे बनवानी पड़ेगी नए वाले मजदूर से। किससे बनवानी पड़ेगी? नए वाले से। क्यों? क्योंकि जो पुराना है वो तो 100 ही चम्मच बना पाएगा ना, तो बाकी 50 चम्मच तो नए वाले से बनवानी होगी। और नया मजदूर एक दिन में कितनी चमचे बना लेता है? 5। तो अगर नया मजदूर एक दिन में 5 चम्मच बना लेता है तो 50 चम्मच बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 10 आदमी। तो सवाल में यही तो पूछ रहा है कितने आदमी और रखोगे? तो आप कहोगे जी 10 आदमी और काम पे टेकने पड़ेंगे, और पुराने थे कितने भाई शुरुआत में? 25।
तो भाई कितने प्रतिशत आदमी नए आ गए? तो आपका उत्तर होगा जी 40%। यानी 40% नए मजदूर हमने काम पर रख लिए। कुछ नहीं करो, लैंग्वेज को एक बार दोबारा तिबारा फिर से पढ़ो, इस डाटा के साथ मैच करो। डाटा बड़ी चीज है ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज समझाना। मैं नया डाटा लेके आपको सॉल्व समझा दूं, एक बार पढ़ो तो सही, समय लगाओ। यहां पे अगर आप ये देखने लग गए अरे यार आज तो 5 ही सवाल हुए, फिर बात नहीं बनेगी यार। बेटा यूं करे, इसी बंद करिए, क्योंकि 15 मिनट बंद कर देंगे ना अब, फिर इसे 8 बजे चलाएंगे। आइए दोस्तों, डाटा के चक्कर में मत रहिए, जो दिल करे वो करिए। आप फ्रैक्शन से चलना चाहते हैं, फ्रैक्शन से चल लीजिए। भाई मुझे सवाल ने ये कहा कि भाई पुराना आदमी ना नया आदमी पुराने से 25% ज़्यादा काम करता है, यानी पुराने वाला 4 काम करेगा तो नए वाला 25% ज़्यादा, यानी एक ज़्यादा कितना काम करेगा? 5। इसका अर्थ ये हुआ कि नया आदमी अगर 5 एफिशिएंट है तो पुराने वाला 4, मतलब पुराने वाला 4 चम्मच बनाता है डेली की, तो नए वाला बना देगा जी 5 चम्मच। अब आपका जो दिल करे उतने आदमी मान लो, 1 आदमी मान लो, 2 आदमी मान लो, 500 आदमी मान लो, कुछ तो मानो। तो मैं मान लेता हूं यार 100 आदमी, 100 आदमी, हर आदमी 4 चम्मच के हिसाब से डेली 400 चम्मचे बना लेता है। कहता जी यही काम करते रहते थे डेली चमचे बनाने का। आज क्या हुआ कि काम 50% बढ़ गया। तो भाई 50% बढ़ गया तो 400 का 50% 200 काम बढ़ गया, तो आज कितने चम्मच बनाने? 600 चम्मच। और मैं इस बात को जानता हूं कि यार पुराने वाले मैंने मारे नहीं है, पुराने वाले 100 आदमी आज भी काम पे आएंगे तो 4 चम्मच के हिसाब से 400 ही चमचे बना के जाएंगे, तो बनाने हैं 600, तो कितना काम फालतू हो गया? 200। तो ये जो 200 चम्मच बनवानी है, पुराने वालों की तो औकात इतनी ही थी, ये तो नए वाले से बनवानी है। तो ये नए वाले जो से बनवानी है 200 चमचे, तो नए वाले से बनवानी है, तो नए वाला एक आदमी एक दिन में कितनी चम्मच बनाता है? 5। तो नया आदमी 5 चम्मच बनाता है एक दिन में, तो 200 चम्मच बनाने में कितने आदमी चाहिए? 40 आदमी। तो भैया 40 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। पहले से कितने थे? 100। तो कह रहे जी कितने परसेंट? तो मेरे भाई आंसर होगा 40%। यानी 40% आदमी हमें काम पे नए लगाने होंगे, तो हमारा काम समय पर पूरा होगा। आइए जी, 4 और 5 कैसे मान लिया? भाई सवाल ने ये लैंग्वेज लिखी तो है कि नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने से 25% ज्यादा है। तो तू बता कि मेरे भाई क्या मानना चाह रहा है? 25% ज्यादा को क्या मानना चाह रहा है? 4-5 नहीं मानना चाहता, 40-50 मान ले। यानी रेशियो तो 4-5 ही लेना होगा ना तुझे। भाई कुछ भी मानना चाह रहा है, लेकिन ये तो बात तय है ना कि इसकी 4 है तो इसकी 5, इसकी 8 है तो इसकी 10, अगर इसे 3 से गुना करूंगा इसकी 12 तो इसकी 15, कुछ भी मान ले जो मानना है, लेकिन मानने का तो 4-5 में ही। सर रेशियो 5-6 लेंगे तो बनेगा? हराम खोर, 5-6 कोई मर्जी से ले रहे हम? बकवास कर रहा। 5-6 कोई मर्जी से थोड़ी ले रहे भाई, ढक्कन। सवाल ने देख क्या लिखा है उल्लू, सवाल ने लिखा है कि नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा है। भाई 25% ज्यादा की फ्रैक्शन बनी 1/4। यानी मेरे भाई पुराने वाले की एफिशिएंसी अगर 4 है तो नए वाले की 1 ज्यादा यानी 5 है। इस लैंग्वेज की वजह से वो 5-4 बन रहा है। साला इतने में तो लालू को पीएचडी करा देते हम। अजीब हो गया, इतनी इतनी बातों में मजे काट रहा। क्लियर है भाई? चलो तो आज इतना ही रखते हैं,
कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज तूने पूरी एनर्जी खर्च करवा दी इसी में। चलिए भाई, इसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर अगली क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू।